हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस न्यू वीडियो सेशन में। इस वीडियो में आपको मॉनेटरी थ्योरीज एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का आपको क्वेश्चन आंसर प्रोवाइड कराने वाले हैं इंग्लिश मीडियम वाले। ठीक है, आप हिंदी मीडियम वाले भी चाहो नॉर्मल ही सिंपल वे में है, लिखना चाहो तो लिख सकते हो। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इससे पहले जो है ना, फर्स्ट मैंने वीडियो डाल दिया था तो उसमें काफ़ी सारे कमेंट आए थे कि इंग्लिश में भी चाहिए। ठीक है, और उसके बाद इसीलिए मैंने मॉनेटरी थ्योरीज का इंग्लिश वाला मैं वीडियो डाल रहा हूँ। उसमें भी काफ़ी इंग्लिश वाले मीडियम में थे, वहाँ देख सकते हो आप। शेड्यूल बैंक हो गया, नबार्ड हो गया, ये सब का कुछ कुछ फुल फॉर्म याद रखना एंड अपने सिंपल वे में डिफाइन करना सीखना, तो ईजिली आपका पेज जो है ना लिखाता चला जाएगा। ठीक है, ज़्यादा ऐसा नहीं है कि जैसे आप अगर मान लो SBPD बुक आती है ना पब्लिकेशन, वो उठा ली, आपको लिखनी कितनी होती है ग्रेजुएशन में? 1 पेज, 2 पेज। मान लो 5 नंबर के क्वेश्चन है तो 2 पेज में आप लोग क्या करोगे? लिखोगे। ठीक है, समझा सपोज़ करो। तो वो 2 पेज आपको तो नॉर्मली है नहीं कि आपको पूछ दिया व्हाट इज़ डिमांड, तो डिमांड या सॉरी व्हाट इज़ मॉनेटरी पॉलिसी, तो आप उसको क्या करोगे? जैसे डेफिनेशन होता है ना इस क्लास सब में 8, 9, 10 में 5 लाइन का है तो वो आप लिख दोगे, तो क्या आपको उसमें 5 नंबर मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। क्या करना होगा? अपना सिंपलेस्ट फॉर्म जो लिखने का तरीका होता है वो अपनाना ही होगा। ठीक है, तो आपको मेन पॉइंट याद रखना है जिससे आप क्या कर सको, उसको आगे विस्तार से ब्रीफली में एक्सप्लेन करके लिख सको। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आई। ये इस बात तो मैं बहुत पहले से कहता। तो मॉनेटरी थ्योरीज का यहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है, मैं ऐसा बता देता जिससे आपको आइडिया हो जाती है। और ये क्वेश्चन आंसर जो है ना इंपॉर्टेंट आपका रोल प्ले करेगा एग्जाम में, देख लेना। सारे यहीं से क्वेश्चन आने वाले, बिकॉज ये सिलेबस के अकॉर्डिंग है तो क्वेश्चन आएंगे ही। व्हाट इज़ मनी पहला है। चलो बिना देरी के साथ हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ये हमारा जो है पूछ रहा है व्हाट इज़ मनी, यानी मनी होता क्या है। तो देखो यहाँ पे मैं डेफिनेशन लिख दिया हूँ, उसको आप एक्सप्लेन भी कर सकते हो, आप अपने अकॉर्डिंग भी लिख सकते हो। मनी इज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज दैट फैसिलिटेट्स द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस। यह मीडियम ऑफ एक्सचेंज है जो फैसिलिटेट करता है कि बाइंग और सेलिंग का, गुड्स और सर्विस मतलब सामान और सेवाओं का। इट सर्व एज ए स्टैंडर्डाइज्ड एंड वाइडली accepted tool to eliminate the inefficiencies of barter system। ठीक है, तो ये जो आपका डेफिनेशन था मनी का था, पूछा व्हाट इज मनी तो आप क्या करोगे? इसे लिखोगे। ठीक है, आगे हमारा है फंक्शन ऑफ मनी जो इम्पोर्टेंट है। तो फंक्शन ऑफ मनी में पहला हमारा है मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यानी यूज टू पे फॉर गुड एंड सर्विस, यानी कि जो हम गुड सर्विस कुछ भी एक्सचेंज करें, मीडियम को एक्सचेंज करना। मेजर ऑफ वैल्यू यानी यूनिट ऑफ अकाउंट, एजाइन ए स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट मेकिंग कंपैरिजन इजियर। Store of value holds value over time, allowing people to save and use it later. Standard of deferred payment used for settling debt or paying in the future. ओके, अब आगे हम लोग क्या करेंगे? कैरेक्टरिस्टिक्स जानेंगे गुड मनी का। भाई साहब ये जो है ना VVI क्वेश्चन है, आपको गुड मनी से रिलेटेड पूछे, कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे तो आप इसको क्या करोगे? लिखोगे। नहीं लिखोगे तो आपका नंबर जाएगा, मेरा क्या। ड्यूरेबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी में है मनी शुड लास्ट ए लॉन्ग टर्म विदाउट deteriorating। प्रोबेबिलिटी पोर्टेबिलिटी सॉरी, इट शुड बी इजी टू कैरी एंड ट्रांसफर। डिविजिबिलिटी यानी मनी शुड बी इजीली डिविडेड इनटू स्मॉलर यूनिट टू फैसिलिटेट स्मॉल और लार्ज ट्रांजेक्शन, यानी कि डॉलर एक को हम लोग क्या कर सकते, डिवाइड कर सकते हैं 100 सेंट्स में। एग्जाम्पल भी यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, यूनिफॉर्मिटी यानी कि ऑल यूनिट्स ऑफ मनी शुड बी सेम इन टर्म्स ऑफ मनी एंड appearance। Acceptability, people must be willing to accept it in exchange for goods and service। ठीक है, यानी कि नेशनल करेंसी वाइडली एक्सेप्टेड विथ इन ए कंट्री। ओके, देखते स्टेबिलिटी ऑफ वैल्यू, इट्स वैल्यू शुड रिमेन relatively stable over unstable money causes uncertainty in trade and saving। उसके बाद हमारा है रिकॉग्नाइजेबिलिटी, इट शुड बी इजी टू आइडेंटिफाई एंड डिफिकल्ट टू काउंटरफेट। ठीक है, इंक्लूड्स फीचर लाइक वाटरमार्क्स, होलोग्राम्स और डिजिटल इंक्रिप्शन इन न्यूअर फॉर्म। ओके,
तो ये जो जितने भी आपके सारे थे वो सारे क्या थे, कैरेक्टरिस्टिक थे गुड मनी के, ठीक है। अब आगे हम लोग चलते हैं, वैल्यू ऑफ मनी को जानेंगे। वैल्यू ऑफ मनी भी हमारा पूछेगा, इससे पहले भी पूछा हुआ है तो पूछेगा ही। The value of money refers to its purchasing power, that is how much goods and service a unit of money can buy. It play a crucial role in commerce because it affects price, business decision and the overall economy. वैल्यू ऑफ मनी हमारा रेफर करता है एक परचेजिंग पावर को, ठीक है, कि कितना जो है गुड्स एंड सर्विस या यूनिट ऑफ मनी मतलब खरीद सकते हैं हम। यह क्रूशियल रोल प्ले करता है कॉमर्स में, क्योंकि यह अफेक्ट करता है प्राइस को, बिजनेस डिसीजन को और ओवरऑल पूरे इकोनॉमी को, यानी कि अर्थव्यवस्था को। समझ में आया हिंदी? आगे बढ़ो बिना किसी देरी के साथ। फैक्टर जो अफेक्ट करता है वैल्यू ऑफ मनी को हमारा नीचे दिया गया है। पहला हमारा इन्फ्लेशन, यानी रिड्यूस द वैल्यू ऑफ मनी। वैल्यू ऑफ मनी को क्या करना, रिड्यूस कम कर देना। डिफ्लेशन यानी कि इंक्रीज द वैल्यू ऑफ मनी, पैसे की वैल्यू को बढ़ा देना। सप्लाई एंड डिमांड फॉर मनी यानी अफेक्ट इंटरेस्ट रेट एंड प्राइस लेवल। गवर्नमेंट मॉनेटरी पॉलिसी थ्रू सेंट्रल बैंक प्रिंटिंग मोर मनी और रेजिंग इंटरेस्ट रेट। कॉन्फिडेंस इन द करेंसी यानी कि इफ़ पीपल और इन्वेस्टर लूज फेथ इन द करेंसी इट्स वैल्यू ड्रॉप्स। यानी कि ये सारे जो है ना, कॉन्फिडेंस इन द करेंसी, गवर्नमेंट मॉनेटरी पॉलिसी, सप्लाई एंड डिमांड फॉर मनी, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, ये सारे हमारे जो है ना फैक्टर अफेक्ट करते हैं वैल्यू ऑफ मनी के, वो मैंने यहाँ लिखा है, ठीक है। अब हमारा जो मेन क्वेश्चन है वो है इन्फ्लेशन। Inflation is the general increase in the price of goods and service over a period of time which cause the value मतलब परचेजिंग पावर ऑफ मनी टू डिग्री। इन्फ्लेशन हमारा एक जनरल इंक्रीज होता है प्राइस गुड्स एंड सर्विस के प्राइस का, ठीक है, यानी कि ओवर पीरियड ऑफ टाइम, जिसके कारण हमारा जो वैल्यू होता है मनी ऑफ वैल्यू यानी कि परचेजिंग पावर, वो आपका जो है ना डिक्रीज हो जाता है। यहाँ देखो एग्जांपल समझो अच्छे से, आप एग्जांपल भी एग्जाम में लिख देना सिंपल वे में। इफ़ ए लोफ ऑफ ब्रेड यानी कि जो ब्रेड का जो एक होता है, अगर एक बहुत सारे होते हैं ना पैकेट में, तो उसका एक लोफ टुकड़ा लो, तो उसका कॉस्ट जो है ना डॉलर 1 रुपया था लास्ट ईयर, बट कॉस्ट जो अभी है ना डॉलर 1 रुपया 1.20 डॉलर है अभी दिस ईयर। तो ये इन्फ्लेशन जो हुआ हुआ पहले $1 था, अब 1.20 डॉलर हो गया। तो प्राइस क्या हुआ, अप हो गया। तो मनी जो है ना बाय लेस यानी कि कम खरीदा गया ना, प्राइस बढ़ गया, तो परचेजिंग पावर जो होता है मनी का वो डिक्रीज होता है। आगे हमारा है डिफ्लेशन। डिफ्लेशन हमारा जनरल डिक्रीज इन प्राइसेज ऑफ गुड्स एंड सर्विस ओवर टाइम विच कॉज द वैल्यू और परचेजिंग पावर ऑफ मनी टू इंक्रीज। डिफ्लेशन हमारा एक जनरल डिक्रीज होता है प्राइस, मतलब प्राइस जो होता है ना किसी गुड्स एंड सर्विस का, वो गिर जाता है, डाउन हो जाता है, जिससे क्या होता है परचेजिंग पावर जो होती है मनी की वो बढ़ जाती है, जिससे लोग हमारा खरीद सकते हैं। देखो लास्ट ईयर जो था ना शुगर का पैकेट था, एगो बैग बोल सकते हो, वो $5 था। तो इस ईयर अभी इसका जो कॉस्ट है ना $4.50 है, ठीक है। तो इसमें क्या हम समझे, प्राइस में कमी आ गई, यानी कि ड्रॉप इन प्राइस, तो हमारा डिफ्लेशन कहलाएगा। ओके, पहले यहाँ पर आपको $1 था, 1.20 हो गया, तो क्या इन्फ्लेशन हुआ। सिंपल है लॉजिक। आगे हमारा इन्वेस्टमेंट पॉलिसी ऑफ बैंक। ये भी पूछता है कभी कभी कि व्हाट इज इन्वेस्टमेंट पॉलिसी ऑफ बैंक, समझा दीजिए। तो चलो, एन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी ऑफ बैंक इज ए सेट ऑफ गाइडलाइंस एंड रूल्स दैट डायरेक्ट हाउ द बैंक इन्वेस्ट इट्स फंड्स टू इंश्योर प्रॉफिट एबिलिटी, लिक्विडिटी, सेफ्टी एंड रेगुलेटरी कॉम्प्लियंस। इन्वेस्टमेंट पॉलिसी जो होता है बैंक का एक सेट ऑफ गाइडलाइंस है, रूल्स का, ठीक है, और रूल्स है जो कि डायरेक्ट कहता है कि कैसे बैंक जो है ना इन्वेस्ट कर सकते हैं फंड्स को इंश्योर करके प्रॉफिटेबिलिटी में, लिक्विडिटी से, सेफ्टी एंड रेगुलेटरी कॉम्प्लियंस। ओके, और वो नीचे ऑब्जेक्टिव ऑफ बैंक्स इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, सेफ्टी ऑफ बैंक। ऑब्जेक्टिव अगर आपका पूछ देता है, अगर देखो मान लो पूछ दिया बैंक इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, तो व्हाट इज, सिर्फ वही मत लिखना, उसका ऑब्जेक्टिव भी थोड़ा डाल देना। अगर क्वेश्चन एक बार पेज उल्टा लेना, क्वेश्चन पूरा, क्वेश्चन में अगर नहीं पूछे ऑब्जेक्टिव ऑफ बैंक, तो वहीं पर बैंक इन्वेस्टमेंट पॉलिसी का लिख रहे हो ना, उसके नीचे लिख लेना ऑब्जेक्टिव ऑफ बैंक्स इन्वेस्टमेंट पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो सेफ्टी ऑफ फंड्स है, लिक्विडिटी है, प्रॉफिटेबिलिटी है, कॉम्प्लायंस विद लॉ है एंड डाइवर्सिफिकेशन है। इसके आगे जो है ना आपको इसको ब्रीफली में हम लिख दिए हैं, आप पढ़ सकते हो, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्टिव हमारा बैंक इन्वेस्टमेंट पॉलिसी को याद करना चाहो तो याद कर लेना, पॉइंट्स आपको जो मार्क्स होते हैं मिलेंगे भरपूर मिलेंगे।
अब है मॉनेटरी कंट्रोल। जी भाई, मॉनेटरी कंट्रोल होता क्या है, ठीक है। मौद्रिक चलो, monetary control instruments are tools used by a country central bank like Federal Reserve Bank, ECB or Central Bank of Nigeria to regulate the money supply, control inflation and stabilize monetary control जो होता है वो एक इंस्ट्रूमेंट्स आर टूल्स, ठीक है। वो टूल्स हैं जिससे क्या है, किसी भी कंट्री का सेंट्रल बैंक जैसा होता है, कोई ले लो आप, उसको क्या करता है, रेगुलेट करता है मनी सप्लाई को, ठीक है। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है कि प्राइस जो है ना बढ़े ना, ठीक है। और इकोनॉमी को स्टेबलाइज करता है, ठीक है, अर्थव्यवस्था सही तरह से रहे। ये सब काम मॉनेटरी कंट्रोल का होता है, ठीक है। अब है टाइप्स ऑफ मॉनेटरी कंट्रोल इंस्ट्रूमेंट। मॉनेटरी कंट्रोल इंस्ट्रूमेंट हमारा एक ओपन मार्केट हो गया, बैंक रेट हो गया, कैश रेट, 4 हुए यहाँ पर, ठीक है, 4। तो क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट जनरल के अंदर हमारे ओपन मार्केट ऑपरेशन आते हैं, ठीक है। ओपन मार्केट ऑपरेशन हमारा क्या है, तो बाइंग एंड सेलिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटी टू इंक्रीज और डिक्रीज मनी सप्लाई। जैसे बाइंग सिक्योरिटी की है तो मनी सप्लाई क्या होगा, बढ़ जाएगा। सिक्योरिटीज को सेल किए तो डिक्रीज क्या, सॉरी, मनी सप्लाई का क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। ओके। अब है बैंक रेट पॉलिसी, यानी कि BRP। बैंक रेट पॉलिसी, चेंजिंग द इंटरेस्ट रेट एट विच द सेंट्रल बैंक लेंड्स टू कमर्शियल बैंक। देखो, अब बैंक रेट हाइयर होगा तो क्या होगा, डिस्करेज बोरोइंग, मनी सप्लाई का लो होगा, मनी सप्लाई लो होगा ना, यानी कि मिलेगा नहीं, बोरो नहीं कर पाएगा। अगर बैंक रेट कम, देखो किसी भी बैंक का जो रेट होता है हमारा अगर हाई रहेगा तो कौन चाहेगा हम बोरो करें, वहाँ से उठाएं पैसा, तो मनी सप्लाई कम रहेगा ना। अगर आपका बैंक का रेट का जो होता है, बैंक रेट वो कम रहेगा तो आपको और रहेगा कि हम बोरो ले सकते हैं, अभी कम प्राइस है, तो आपका मनी सप्लाई सीधा है ना बढ़ेगा। हाँ, तो यही है। ओके। उसके बाद हमारा है CRR। क्या है, CRR, कैश रिजर्व रेशियो। ये क्या होता है, द परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट बैंक्स मस्ट कीप एज रिजर्व विद द सेंट्रल बैंक। जो हमारा परसेंटेज होता है, जो डिपॉजिट बैंक जो होता है, जो जमा करवाया रहता है रिजर्व में, ठीक है, वो हमारा CRR कहलाता है। देखो CRR हाई होगा तो लेस मनी फॉर बैंक टू लेंड, तो पैसा कम जो है ना बैंक से लेंड देगी, तो जिससे मनी क्या होगा, सप्लाई कम होगा। और लोअर CRR होगा, यानी कि लोअर CR हो रहा होगा तो जो लैंड पैसा उठाएंगे वो मनी ज़्यादा दिया जाएगा। जैसे इंक्रीज मनी होगा वो, ठीक है, सप्लाई मनी का ज़्यादा होगा, वो पैसा ज़्यादा दे पाएंगे लोग जो मांग रहा है लैंड पे, ठीक। अब है SLR हमारा क्या होता है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट बैंक मस्ट मेंटेन इन लिक्विड एसेट लाइक कैश, गोल्ड और गवर्नमेंट से, ठीक है। जो डिपॉजिट जो बैंक होता है डिपॉजिट वाला, वो क्या करता है, अपना लिक्विड एसेट जैसे कैश हो गया, गोल्ड हो गया, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हो गया, ये सब क्या करता है, जमा कर देता है जाके, ठीक है, जो RBI से अपना लेता है सो। तो हायर SLR, यानी कि अगर SLR रेशियो जो हायर होगा तो बैंक रिस्ट्रिक्ट करेगा एबिलिटी टू लैंड, किसी को पैसा देने पर, ठीक है, जिससे हमारा क्या होगा, मनी सप्लाई कम होगा। अगर लोअर SLR होगा, रेशियो हमारा इसका कम होगा, स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो कम होगा, तो लैंडिंग जो होगा कैपेसिटी वो बढ़ा देगा, ठीक है, और मनी सप्लाई से इंक्रीज होगा। तो ये हमारा जो है ना बीच का जानना है, एंड आगे आपका बताया गया है कि मनी अप होगा या डाउन होगा, बस इसको ध्यान में रखना है कि हमारा मॉनेटरी कंट्रोल इंस्ट्रूमेंट जो होता है क्या है। अब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत 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 ज़रूरी है, ये आपके सिलेबस में भी दिया हुआ है, इसीलिए मैंने खासकर सिलेबस से दिया है। फुल फॉर्म पूछ सकता है आपको, जितने आगे आने वाले फुल फॉर्म है सबको याद रखो, एंड उसके बारे में अगर ब्रीफली पूछता है व्हाट इज SDBI, कब इस्टेब्लिश्ड हुआ, क्या है ये, क्या नहीं है, तो ये बताना आप आराम से। स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म होता है SIDBI का होता है SIDBI, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ओके, अबाउट SIDBI,
इसके बारे में बताया गया है। ये हमारा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है जो 1990 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा स्थापना हुआ है इसका। इट्स मेन पर्पस इज़ टू प्रमोट फाइनेंस एंड डेवलप माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। इसका हमारा मेन पर्पस यही है कि प्रमोट करना, ठीक है, फाइनेंस करना और छोटे-छोटे जो होते हैं एकदम एकदम छोटे और भी उससे फिर मीडियम एंटरप्राइज वो सबको क्या करना, बढ़ावा करना, सहायता राशि करना, देना। एसआईडीबीआई प्रोवाइड्स लोन, इक्विटी फंड, देखो यहाँ लोन, यह क्या करता है, लोन देता है लोगों को कि आप अपना क्या करो, माइक्रो फाइनेंस, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज को अपना स्थापना करो, मतलब बनाओ, इस्टेब्लिश्ड करो। इक्विटी फंडिंग एंड अदर फाइनेंस असिस्टेंस टू स्मॉल बिजनेस। इट ऑल्सो सपोर्ट टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, मॉडर्नाइजेशन एंड स्किल डेवलपमेंट इन द एमएसएमई सेक्टर। ठीक है, तो एसआईडीबीआई जो होता है हमारा, वो प्रमोट पर्पस उसका वही होता है, प्रमोट करना, फाइनेंस करना, डेवलप करना माइक्रो, स्मॉल, मीडियम एंटरप्राइज को, ठीक है। इसका एमएसएमई होता है, एमएसएमई यानी माइक्रो, स्मॉल, मीडियम एंटरप्राइज। एसआईडी क्यों इम्पोर्टेंट है, तो देखो एमएसई जो होता है ना हमारा बैकबोन है इंडियन इकोनॉमी का, जिससे एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड होती है और जीडीपी को कंट्रीब्यूट होती है पेमेंट, पैसा। एसआईडीबीआई जो होता है वो हेल्प करता है ओवरकम द फाइनेंशियल चैलेंज फेस्ड बाय बिजनेसेस। अगर स्मॉल बिजनेसर के पास पैसे नहीं तो वो क्या करते हैं, पर्पस इसका तो वही होता है पैसा देना, तो वो हेल्प करता है वहाँ पर। इट हेल्प्स प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड जॉब क्रिएशन एट द ग्रास रूट लेवल, ठीक है। तो ये आपका जो है ना इम्पोर्टेंट था, क्यों इम्पोर्टेंट होता है। अब आगे हमारा एसएफसी। एसएफसी का मतलब होता है स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन। यह हमारा आपको क्या करता है, लोन प्रोवाइड करता है, सपोर्ट करता है स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज को, इनकरेज करता है इंडस्ट्रियल ग्रोथ को, प्रमोट करता है एम्प्लॉयमेंट को, ठीक है। तो बाय सपोर्टिंग इंडस्ट्री दैट क्रिएट जॉब, ओके। अब की फंक्शन एसआईडीसी का क्या है, तो ये देखो फुल फॉर्म होता है स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, इसका फुल फॉर्म होता है। ये हमारा जो की फंक्शन याद रखना है, इंडस्ट्रियल प्रमोशन करता है, फाइनेंशियल असिस्टेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, टेक्निकल एंड मैनेजरल सपोर्ट, फैसिलिटेट मार्केटिंग। तो ये आपके क्या थे, की फंक्शन थे, याद रखो। अब हमारा है आईएफसीआई। इसका फुल फॉर्म हमारा होता है इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ये जो है ना हमारा इस्टेब्लिश जो हुआ था 1948 में हुआ था, और ये हेल्प करता है इंडस्ट्रियल ग्रोथ और डेवलपमेंट में बाय फंडिंग न्यू प्रोजेक्ट एंड एक्सपेंडिंग एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री। ये पॉइंट और ये पॉइंट याद रखो, बात खत्म हो जाएगा इसी में। की फंक्शन याद रखो, प्रोवाइड लॉन्ग टर्म लोन, अंडरराइट शेयर्स एंड डिवेंचर, प्रोजेक्ट कंसल्टेंसी, सपोर्ट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, बस 4 याद रखो, रहने दो। सेंट्रल बैंक हमारा, व्हाट इज सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यानी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया इज द वन ऑफ द ओल्डेस्ट लार्जेस्ट कमर्शियल बैंक इन इंडिया, नॉट टू बी कंफ्यूज विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विच इज इंडियन सेंट्रल बैंक अथॉरिटी, ओके। तो ये हमारा सेंट्रल बैंक का पूछेगा, एसबीआई तो आप लिख देना, ओके। सेंट्रल बैंक के बारे में जानो, इसका फाउंडर कब हुआ था, 1911 में, वॉज द फर्स्ट इंडियन ऑनेड कमर्शियल बैंक, ठीक है। इसका लोन क्या है, प्रोवाइड बैंकिंग सर्विसेज, चाहे डिपॉजिट करना, लोन देना, या फाइनेंशियल प्रोडक्ट कुछ फाइनेंशियल प्रोडक्ट देना, या बिजनेसेस के लिए, या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के लिए। नेटवर्क एज ए वाइड नेटवर्क ऑफ ब्रांचेज अक्रॉस इंडिया एंड सम इंटरनेशनल प्रेजेंस, ओके। अब हमारा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ निकला, व्हाट इज मॉनेटरी थ्योरी। मॉनेटरी थ्योरी इज स्टडी ऑफ हाउ मनी अफेक्ट इकोनॉमी, मतलब आपके अर्थव्यवस्था को कैसे जो है ना पैसा अफेक्ट करता है, ठीक है। पर्टिकुलरली हाउ द सप्लाई एंड डिमांड ऑफ मनी, और कैसे जो है ना मनी का सप्लाई होता है, डिमांड होता है मनी का, ठीक है। जैसे इन्फ्लेशन हुआ, इंटरेस्ट रेट हुआ, कैसे इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ, एम्प्लॉयमेंट आई, ये सब हमारा मॉनेटरी थ्योरी के अंदर स्टडी किया जाता है। सिंपल टर्म में कहे तो मॉनेटरी थ्योरी एक्सप्लेन करता है हाउ मनी वर्क इन इकोनॉमी एंड हाउ चेंजिंग द अमाउंट ऑफ मनी कैन इम्पैक्ट प्राइसेज, प्रोडक्शन एंड ओवरऑल इकोनॉमिक हेल्थ, ठीक है। तो ये सारे जो है ना ऊपर में जितने थे ना, ये सारे अगर आप अच्छे से पढ़ लोगे तो आपको 70 में 70 नंबर आराम से आ जाएंगे, ठीक है। 50 नंबर के होते हैं ना, वो आराम से आ जाएंगे आपको क्वेश्चन आंसर आराम से यहाँ से। और बाकी एक पीछे वाला वीडियो देख लेना, और एक है इंग्लिश मीडियम में ही बताया हमने, काम आएगा। देखो ये है मॉनेटरी, कोई वीडियो पुराना नहीं होता है, आपका जो कंटेंट होता है वो
सिलेबस एक ही है, ठीक है? पिछले बार भी सिलेबस एक था, तो आप वीडियो वो देख सकते हो आराम से। और ये मॉनेटरी थ्योरीज एंड इंस्टीट्यूशन का जो था, आपको वीवीआई क्वेश्चन आंसर था, सीधा सीधा एग्जाम में छपेंगे। थैंक यू बडीज एंड ऑल, योर रजत हियर। कुछ भी अगर आपको कमेंट करना हो, कोई भी चीज़ कंटेंट चाहिए हो, तो उसका सीधा कर देना। इंग्लिश वाला मैंने डाल दिया, ठीक है? इजाज़त दो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। हे योर रजत।